आज कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। ये कहानी इस देश के इतिहास को बयां करती है और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं उससे भी इसका गहरा संबंध है। हमारे देश में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, जब हम गणतंत्र से लोकतंत्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। उस दौर में पूरी दुनिया हमें देख करके हंस रही थी और कह रही थी कि भारत कभी एक लोकतांत्रिक देश बन ही नहीं सकता। और इसका सबसे बड़ा कारण था कि हमारी 80% आबादी अशिक्षित थी। लेकिन इस पूरे मसले को हल किया एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ने, जिनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन हमारे देश के पहले चुनाव आयुक्त थे और उन्होंने अपनी निष्ठा और लगन की बदौलत भारत को लोकतांत्रिक देशों की सूची में सम्मिलित करवाया। लेकिन उस दौर में पूरी दुनिया जिस तरह से हमारे ऊपर हंस रही थी, वो आज भी सोचने योग्य विषय है, क्योंकि अपने इतिहास को हमें समझना होगा और जानना भी होगा। शिक्षा देश में हमेशा ऐसा मुद्दा रहा है, दुनिया में हमेशा ऐसा मुद्दा रहा है जिसके बारे में हर विद्वान बात करता है। और शिक्षा का महत्व और भी ज़्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि कहा जाता है एक इंसान को इंसान बनाने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। उस दौर में यानी कि 1952 के दौर में हम साक्षर नहीं थे लेकिन शिक्षित थे, और शायद इसलिए हम लोकतंत्र बन सके और पूरी दुनिया के सवालों का हमने बेहतर तरीके से जवाब भी दिया। आज इस एपिसोड में हम आज की शिक्षा व्यवस्था पर विश्लेषण करने वाले हैं और उसकी ज़मीनी पड़ताल करने वाले हैं कि 1952 के बाद आज इस क्षेत्र में हम कितना सफ़र तय कर चुके हैं। इसके अलावा हम मध्य प्रदेश के 2021 के शिक्षा बजट पर भी बात करेंगे कि सरकार ने कितना कुछ प्रयास किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल विशेष और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। इस पूरे मुद्दे पर आपको हमारे साथ बने रहने की ज़रूरत है क्योंकि मुद्दा आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए आज आप हमारे साथ विश्लेषण भी कीजिए और जानिए हकीकत क्या है। तो सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखा दें जो हमने ज़मीनी हकीकत जानने के लिए मंगवाई थी। हमारे रिपोर्टर उमेश पाराशर ने ये तस्वीरें हमें मुरैना ज़िले के काजी बसई नगर गांव से भेजी हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 3 तस्वीरों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थितियाँ क्या हैं। ये पहली तस्वीर रुबीना की है। रुबीना स्कूल नहीं जाती और चारा काट रही है। दूसरी तस्वीर प्रीति गुर्जर की है, जो खेत में खड़ी फसल को काट रही हैं लेकिन स्कूल वो नहीं जा पाती। ऐसी तमाम तस्वीरें हैं, ऐसी तमाम रुबीना हैं, जिया काजी हैं और प्रीति गुर्जर हैं जिनका स्कूल जाना छूट चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चियां चारा काट रही हैं, घरेलू काम कर रही हैं और इसके साथ ही खेतों में अपने माता पिता के साथ फसल काटने में भी हाथ बटा रही हैं। अब क्या कुछ कारण इस पूरे मसले के पीछे है, वो भी हम आपको इन्हीं बच्चियों की ज़ुबानी सुनवाना चाहेंगे। सुनिएगा ये बच्चियां क्या कहती हैं। आगे कोई स्कूल नहीं है। आगे बाजार में आपको पढ़ने नहीं जाने देते हैं। आपका भाई पढ़ता है कहीं पे? हाँ, भाई पढ़ते हैं। उसको बाजार में पढ़ने जाने देते हैं? हाँ, उनको जाने देते हैं। यहाँ गांव में स्कूल नहीं है, पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है। लड़कियाँ गांव में बैठती हैं, यहाँ पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है। आपका मन होता है आगे पढ़ने का? हाँ। बाजार में नहीं पहुंचाते आपके पापा मम्मी यहाँ से? बाजार में भी जा सकते हैं ना, लेकिन गांव में भी तो होना ज़रूरी है। सर इसमें स्कूल नहीं है, जानते हैं आगे भैया तो बाजार पढ़ते हैं पर हम पापा जान नहीं देते हैं बाजार। अभी आप कितने तक पढ़ी हो और आगे क्यों पढ़ाई नहीं कर पा रही हो? 8 तक पढ़े हैं, पिताजी भेजते नहीं है बाजार। तो आपने सुना कि बच्चियां क्या कह रही हैं। वो कहती हैं कि परिजन बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं है और इसके अलावा वो तमाम कारण भी बताती हुई नजर आती हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर परिजन इनको बाहर पढ़ने के लिए भेजते क्यों नहीं हैं। बाजार, जिस शब्द का ये बच्चियां जिक्र कर रही हैं, उस बाजार का मतलब उस क्षेत्रीय भाषा में बाहर पढ़ने से है और वो बाहर पढ़ने नहीं जा पा रही हैं। इसकी समीक्षा करने के लिए हमने बच्चियों के परिजनों से भी बात की कि आखिर क्यों वो इन बच्चियों को स्कूल से वंचित रख रहे हैं, उनकी शिक्षा को बीच में ही छुड़वा दिया जाता है। तो परिजनों का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुन लीजिए। सर जी ऐसा है कि हमारे यहाँ स्कूल तो 8 बजे तक है, पढ़ाने के लिए हम भेजते हैं 8 तक। मोड़ी बच्ची पढ़ के ना बंद हो गई,
हमारी सामर्थ्य नहीं है कि बाज़ार पहुंचा दें। बाज़ार पहुंचाने के लिए मन तो होता है, पर वो माल नहीं है हमारा, कहने भेज ही दे हम, ज़माना ख़राब है हमारा। तो सुना आपने कि परिजन क्या कहते हैं कि मन तो बहुत है लेकिन बाहर नहीं भेज सकते क्योंकि ज़माना ख़राब है। यानी कि महिला सुरक्षा इतना बड़ा मुद्दा है जिसके कारण ये बच्चियां पिछड़ रही हैं। मातृशक्ति भारत में हमेशा नारी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है और उनकी फिक्र भी की गई है, लेकिन बावजूद इसके आज जो माहौल दिखाई देता है उससे डरते हुए परिजन बच्चियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते। अब हम कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये केवल रोवीना की बात नहीं है, जिया काजी की बात नहीं है या प्रीति गुर्जर की बात नहीं है। ऐसी तमाम बच्चियां हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देखेंगे स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि बच्चियां किन कामों में संलिप्त रहती हैं। ये आप देख सकते हैं, बच्चियां घर पर बच्चों को पालन पोषण करने में व्यस्त हैं, झाड़ू पोंछे में व्यस्त हैं और इसके अलावा घर में खाना बनाने में भी वो व्यस्त रहती हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं कि महिला शिक्षा में हम इतने पीछे क्यों पिछड़ रहे हैं। बच्चे को घर से पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है क्योंकि उसके साथ सुरक्षा जैसा कोई सवाल खड़ा नहीं होता। हम केवल महिलाओं की शिक्षा के विश्लेषण के लिए आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं, हम पूरे शिक्षा का जो स्तर है उसका विश्लेषण यहाँ पर करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि आखिर ऐसी स्थितियाँ बनी क्यों हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। उस बच्ची के दिल में भी एक उम्मीद होती है, वो भी पढ़ना चाहती हैं, जैसा कि हम आपको सुनवा चुके हैं। बावजूद इसके वो इन सभी से वंचित रह जाती हैं। अब हम कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखना चाहेंगे महिला और पुरुष साक्षरता दर के कि देश में ये स्थितियां क्या कुछ कहती हैं। तो वो आंकड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हमारे देश में यानी कि भारत देश में स्थितियां क्या कुछ हैं। साल 2011 में जनगणना जो हुई थी, हर 10 साल में जनगणना की जाती है, अब 2021 में होगी। तो साल 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार अगर महिला साक्षरता की हम दर देखें तो 64.46% ये दर बताई जाती है। यानी कि 100 में से 36 या 35 महिलाएं शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। वहीं पुरुष साक्षरता दर की अगर बात करें तो ये आंकड़ा बढ़ जाता है और ये आंकड़ा 82.14% नज़र आता है। महिलाओं की तुलना में पुरुष साक्षरता दर ज़्यादा तो है, लेकिन उसमें से भी 17 से 18 पुरुष अज्ञानता का शिकार हैं, यानी कि वो स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं। अब हम इसके बाद आपको साल 2018 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उस रिपोर्ट का भी यहाँ हवाला देने जा रहे हैं। उस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि 15 से 18 साल की लगभग 39.4% लड़कियाँ शिक्षा से वंचित हैं। इसके पीछे कई बहुत सारे कारण हैं। महिला सुरक्षा भी मुद्दा है, बाल विवाह भी मुद्दा है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। ये उम्र जो है 15 से 18 साल की वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा एक और तथ्य की बात करें तो भारत में लगभग 145 मिलियन महिलाएं पढ़ने लिखने में असमर्थ हैं। ये भयावह तस्वीर हमारे समाज की पेश करता है कि आखिर ये जो चीज़ें हैं वो सामने क्यों आती हैं। तो तमाम तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं कि किस तरह से जो बच्चियां हैं वो घरेलू कामों में उलझी हुई हैं। यहाँ पर जो महिला सुरक्षा की हमने बात कही थी और इसके अलावा तमाम कारण और भी होते हैं। लिंग भेद की बात भी यहाँ पर कही गई थी कि लोग ये सोचते हैं कि जो लड़का पढ़ेगा वो परिवार का भरण पोषण करेगा, जबकि बच्ची को किसी अन्य जगह जाना होगा उसके विवाह के पश्चात, और यही कारण है कि बच्चियों की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी जाती है। अब हम सरकार की योजनाओं की बात करेंगे। सरकार की मंशा पर लोग सवाल उठाते हैं तो हम ये बताना आपको चाहेंगे कि सरकार क्या कुछ प्रयास कर रही है और क्या कुछ सरकार की मंशा है और कब से इन योजनाओं पर लगातार काम किया जा रहा है। राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन यानी कि 20 अगस्त 1994 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, जहां 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी थी। शिक्षा गारंटी योजना की अगर बात करें तो 1 जनवरी 1997 से ये लागू हुई। 1998 में इसने इतना बेहतर प्रदर्शन किया कि इसको कॉमनवेल्थ पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद बात करें सर्व शिक्षा अभियान की तो 2001 से शुरू किया गया और सरकार ने कोशिश की कि सभी बच्चों को इस शिक्षा का अधिकार जो है वो मिल सके। इसके अलावा पढ़ना बढ़ना योजना 2003 में शुरू की गई। 15 से 60 वर्ष के अनपढ़ों के लिए, यानी कि केवल बच्चों की बात नहीं थी, तमाम ऐसे वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था कराने की कोशिश की गई जो कि पढ़ना लिखना चाहता था, भले ही उसकी उम्र 15 से 60 वर्ष के बीच क्यों ना रही हो, और इसके लिए बाकायदा गुरुजियों की नियुक्ति की गई। इसके बाद
बात करें कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की, तो ये योजना 2005 से शुरू की गई और इस योजना के तहत 10 वर्ष से ज़्यादा की बच्चियों को निःशुल्क आवास प्रदान किया जाता है और शिक्षा भी प्रदान की जाती है। इसमें 75% जो बच्चियां हैं वो रिजर्व कोटे से आती हैं, यानी कि आरक्षण से आती हैं, और 25% ये सीटें सामान्य वर्ग के लिए रिजर्व की गई हैं। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना भी एक महत्वपूर्ण योजना रही। 2006 से इस योजना को शुरू किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति की बच्चियों के लिए 9 में प्रवेश लेने पर 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाती है और 11वीं में प्रवेश पर 2000 की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, ताकि बच्चियां स्कूल तक जाने के लिए प्रेरित हों और उनके परिजन जो हैं वो भी उन्हें इसके लिए प्रेरित करें। इसके अलावा अगर अगली बात करें छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना, तो ये योजना 2008-2009 से निर्धन छात्र छात्राओं के लिए बनाई गई है। लगातार बढ़ रही 8 विभागों की जो 30 से अधिक योजनाएं हैं वो बच्चों को लाभ पहुंचा रही हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया और इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी कर दिया गया। स्कूल में न्यूनतम 25% कोटा उन कमज़ोर वर्ग के छात्रों के लिए रखा गया है जो स्कूल की फीस नहीं भर सकते या फिर जिनके पास सीमित संसाधन हैं। उनके लिए भी सरकार ने लगातार कोशिश की है और इस योजना का सृजन किया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना 2009-2010 में शुरू की गई। 12वीं में 85% से अगर कोई छात्र अधिक अंक लेकर के आता है तो उसे कंप्यूटर के लिए 25,000 रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। इसके अलावा अगर बात करें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना की, तो जून 2017 से शुरू हुई ये योजना 9 से 12वीं के बच्चों को मुफ्त किताबें मुहैया कराती है, ताकि बच्चों को किसी भी साधन की कमी न रहे और वो अपनी पढ़ाई विधिवत जारी रख सकें। दूरी स्कूल की एक बच्चों के लिए बहुत बड़ा कारण बन रहा था और इसके बाद निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना भी शुरू की गई। 2016-17 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये योजना शुरू की गई ताकि बच्चे अपने स्कूल तक बिना किसी साधन के आराम से अपनी साइकिल के सहारे पहुंच सकें, ताकि उन्हें किसी भी अन्य संसाधन पर निर्भर न होना पड़े। इसके अलावा मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना की शुरुआत 2017 में शुरू की गई। 12 में 70% या CBSE में 85% पर उच्च शैक्षणिक संस्था में प्रवेश पर, यानी कि आप जब 12वीं की कक्षा को पास करते हैं उसके बाद जब आप आगे जाते हैं तो उस पर अगर आप इतने अंक लेकर के आते हैं तो उस शैक्षणिक संस्थान में आपका एडमिशन होने पर पूरी फीस राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना 2017 में शुरू की गई। 12वीं में 70% या CBSE में 85% उच्च शैक्षणिक संस्था में प्रवेश पर फीस राज्य सरकार तो भरती ही है और इसके साथ ही तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ उनको दिया जाएगा। इसके अलावा सुपर 100 योजना भी सरकार के द्वारा लाई गई है। सुपर 100 योजना के द्वारा ये लक्ष्य किया गया है कि जो भी बच्चे पढ़ने में मेधावी हैं, होशियार हैं, उनको IIT, मेडिकल और CA की परीक्षा में बिठाया जाए। भोपाल के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय और इंदौर के शासकीय मल्हाराश्रय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इन बच्चों को पढ़ाया जाता है जो सुपर 100 में सिलेक्ट होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो आई है 68 और इसके बाद 86 के बाद तीसरी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो अब लाई गई है। शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा, इसके लिए इस शिक्षा नीति को लाया गया है। और आपको बता दें 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसके वो अध्यक्ष थे और उनकी ही अध्यक्षता में मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया गया। वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति होगी। इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। वर्तमान में 10+2 का मॉडल शैक्षिक मॉडल के लिए उपयुक्त है और प्रयोग किया जाता है, पर इसके स्थान पर 5+3+3+4 प्रणाली लाई गई है ताकि तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने और दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने के लिए तकनीकी प्रयोग लगातार किए जा रहे हैं। इसके अलावा केवल साक्षर रखने तक उद्देश्य नहीं है, शिक्षित करने पर बल दिया जा रहा है। रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। 2011 के आंकड़ों को 2001 के आंकड़े की अगर तुलना में देखते हैं तो महिलाओं की शिक्षा जैसे जैसे बढ़ी है
उसके बाद महिलाओं की साक्षरता दर और लिंगानुपात बढ़ाने में भी इस शिक्षा ने योगदान दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। अब हम बजट पर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि शिक्षा बजट 2021 में क्या कुछ दिया गया है। मैं सबसे पहले वो पैराग्राफ जो मेरे हाथ में इस वक्त आप फाइल देख रहे हैं उसमें बजट की कॉपी है और शिक्षा माफ़ कीजिएगा जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने जो कुछ कहा है शिक्षा को लेकर के वो भी मैं यहाँ पर आपको एज इट इज़ पढ़ना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। यहाँ इसको हमने मार्क किया हुआ है कि क्या कुछ आपके नेतागण यानी कि जनप्रतिनिधि विधानसभा के अंदर कर रहे हैं, वो भी आपका जानना बेहद ज़रूरी है। इसको हम उन्हीं के शब्दों में यहाँ पर पढ़ करके बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें, कुल 40,958 करोड़ का प्रावधान इस बजट में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए किया गया है। अब यहाँ पर जो वित्त मंत्री ने संबोधन दिया था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूल शिक्षा शिक्षा की प्रथम सीढ़ी है एवं जीवन मूल्यों की आधारशिला है। आज की आवश्यकता है कि हमारे विद्यालयों में सर्व सुविधायुक्त अधोसंरचना हो तथा पर्याप्त एवं दक्ष शिक्षक हों। 21वीं सदी के लिए आवश्यक कौशल सभी विद्यार्थी अर्जित कर सकें, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की यहाँ पर बात की गई है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है स्मार्ट कक्षाएं, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला और व्यावसायिक प्रयोगशालाएं विद्यालयों में अपेक्षित हैं। साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु कला, संगीत, खेलकूद और सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विद्यालयों से दूर निवासरत विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये वित्त मंत्री के शब्द थे जो उन्होंने अपना उद्बोधन विधानसभा के अंदर बजट का ऐलान करते हुए किया है। अब हम आपको कुछ आंकड़े यहाँ पर दिखाएंगे कि सरकार ने इस बार क्या कुछ सरकार आपके लिए लेकर के आई है और शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ करने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण योजना जो इस बार लॉन्च की गई है वो सीएम राइज योजना है। इस योजना के तहत 9200 स्कूलों की ओपनिंग की जाएगी, यानी कि 9200 नए स्कूल खोले जाएंगे जिन्हें सीएम राइज स्कूल कहा जाएगा। पहले चरण में 350 स्कूल खोले जाएंगे, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट को ज़मीन पर उतारने की तैयारी होगी और उसके बाद जैसा इसका प्रभाव दिखाई देगा उसके बाद इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इन 350 स्कूलों को खोलने के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है, यानी कि 1500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। 15 किलोमीटर के दायरे में, हर 15 किलोमीटर के दायरे में एक सीएम राइज स्कूल होगा। जहां बात आती है कि बच्चियां स्कूल के अभाव में पढ़ाई छोड़ देती हैं, बच्चे स्कूल के अभाव में पढ़ाई छोड़ देते हैं, वहां इसका निदान करने की कोशिश की गई है। तो इसमें रखा गया है कि हर 15 किलोमीटर में, यानी कि जो भी गांव होगा उससे अधिकतम दूरी इस स्कूल की 15 किलोमीटर होगी और ये सर्व सुविधा युक्त स्कूल होगा। अब बात करें, हम अगली चरण की तरफ बढ़ेंगे जहां इस बजट में ये भी कहा गया है कि 33 आवासीय स्कूल जो हैं वहां कंप्यूटर लैब बनाई जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर का आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। डिजिटल इंडिया के दौर में अगर आप बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं तो कंप्यूटर लैब इसकी बड़ी ज़रूरत मानी जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो SC/ST के छात्रों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा की गई है ताकि बच्चों को आसानी हो और वो स्कूल तक पहुंच सकें, उन्हें स्कूल तक लाया जा सके ताकि वो अपने आप को उन्नत बना सकें। आदिवासी जाति और जनजाति के लिए भी विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं और बैगा छात्रों के लिए प्री प्राइमरी स्कूल का प्रावधान किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आदिवासी अंचल के लिए सरकार जितने प्रयास कर रही है, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयास कर रही है, उसकी ये नज़ीर पेश करता है। इसके अलावा 3 साल में ग्रामीण स्कूलों में बिजलीकरण किया जाएगा और इसमें जो राशि का आवंटन किया गया है 2021-22 में वो 319 करोड़ की राशि का प्रावधान बिजलीकरण के लिए किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो घर से स्कूल तक के लिए परिवहन की अब सुविधा दी जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा प्राइवेट स्कूल्स में ये सुविधा दी जाती है, लेकिन अब सरकार इसके पायलट प्रोजेक्ट की भी शुरुआत कर चुकी है। 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए 5 आदिवासी बहुल जिलों में इसका प्रयोग किया जाएगा और अगर योजना सफल होती है तो आगे भी इसको बढ़ाया जाएगा। किन क्षेत्रों में ये योजना लागू की जानी है वो भी हम आपको बता देते हैं। बैतूल के आठनेर, उमरिया के पाली, बालाघाट के बिरसा, झाबुआ और धार जिले के धर्मपुरी में अगले सत्र से स्टूडेंट्स को बस या अन्य यातायात सुविधा के जरिए घर से स्कूल तक लाया जाएगा। तो सरकार
कितने प्रयास कर रही है ये भी हमने आपको बताया है, और 2021 में शिक्षा को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है ये तस्वीर आपको बहुत कुछ बताने वाली है। तो सरकार कितना प्रयास कर रही है ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। इसके अलावा और क्या कुछ कमी है और क्या करने की ज़रूरत है ये भी आपका जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप समाज में रहते हैं और समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारियां क्या कुछ कहती हैं। केवल सरकार पर आरोप लगा देने भर से पूरा मसला हल नहीं हो जाता। इसलिए हम एक कहानी आपके लिए लेकर के आए हैं ताकि आप भी जान सकें कि इस समाज में कैसे सुधार किए जा सकते हैं। बिना किसी जन सहयोग के, बिना किसी सरकार के सहयोग के आप भी क्या कुछ कर सकते हैं। तो क्या कुछ कमी है और क्या करने की ज़रूरत है वो शायद आप ये तस्वीर देखने के बाद समझ जाएंगे जो हम आपको दिखाने वाले हैं। एक छोटी सी वीडियो क्लिप हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस मुद्दे का हम पूरा का पूरा विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि ये तस्वीर कहां से आई है। कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली NEWD Hi Neeraj. How are you? I'm fine. What are you doing? I'm doing read. Oh, so let's discuss King River. Tell me about King River. Of course, King River is nearby my home, and King River is a famous river. तो आपने सुना होगा कि बच्चे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। अब यहाँ आपका जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि ये बच्चे कौन हैं, कहाँ के हैं और ये इंग्लिश में किस तरह से बात कर रहे हैं। आपको बता दें ये किसी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे नहीं हैं, ये किसी बड़े प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं हैं, ये बुंदेलखंड के पिछड़े हुए क्षेत्र के बच्चे हैं, आदिवासी अंचलों के बच्चे हैं और ये आज फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोल रहे हैं या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर एक हमारा जो चित्र हम आपको दिखा रहे हैं वो महिला इस सब के लिए उत्तरदायी है, जिसने ये संकल्प लिया है, ये बीड़ा उठाया है कि वो इस तस्वीर को बदल करके रख देगी। ये बीड़ा उठाया है नीतू दहिया ने। नीतू दहिया मध्य प्रदेश की नहीं है बल्कि हरियाणा की हैं और अब खजुराहो से 13 किलोमीटर दूर ग्राम टोरिया में अपनी इस प्रतिभा से बच्चों को निखारने में लगी हुई हैं। ये जो बच्चे आपस में बात कर रहे थे इसके लिए नीतू लगातार प्रयासरत हैं और कोशिश कर रही हैं, और नीतू का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं इन बच्चों को इंग्लिश पढ़ाऊं, कृषि पढ़ाऊं, मैथ्स पढ़ाऊं, ताकि जो चीज़ें इनके प्रैक्टिकल जीवन में आगे काम आएंगी मैं वो इन सब चीज़ों को पढ़ा रही हूं। और ये देखिए कि हम हर किसी की तो हेल्प कर नहीं सकते हैं जाके। छोटे छोटे बच्चों को अगर मैं पढ़ाऊंगी तो आगे जब ये अपना परिवार बनाएंगे तो ये अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। नॉट गोइंग टू गिव मनी टू एवरीवन, बट दे विल अर्न, दे विल गो एंड गेट हायर गुड एजुकेशन एंड गेट गुड जॉब्स, एंड देन बाय देमसेल्व्स दे विल लर्न एंड अर्न गुड मनी। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो हमने आपको पूरे मुद्दे को लेकर विश्लेषण भी किया और जानने की कोशिश की कि क्या कुछ हालात कहते हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में जो शिक्षा के स्तर है, जो हालात हैं वो काफ़ी अच्छे नहीं कहे जा सकते। बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है और बहुत बड़े बदलाव की भी ज़रूरत है। चिंता की बात यह है कि महिलाएं यानी कि जो बच्चियां हैं वो शिक्षा से वंचित हो रही हैं, और अगर वो शिक्षा से वंचित होंगी तो समाज का एक बहुत बड़ा तबका इससे वंचित हो जाएगा। एक कहावत है कि अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ एक पुरुष शिक्षित होता है, जबकि एक महिला अगर शिक्षित हो जाती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। महिला सुरक्षा शिक्षा के संबंध में सबसे बड़ा बाधक दिखाई देता है। तो महिला सुरक्षा पर काम करना होगा। जब तक समाज में ये भरोसा पैदा नहीं होगा कि उनकी बच्चियां इस समाज में सुरक्षित हैं, घर से दूर सुरक्षित हैं, तब तक परिजन किसी भी स्थिति में बच्चियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। इसके अलावा हम परिजनों से अपील करना चाहते हैं कि जो लिंग भेद जो है हमारे समाज के बीच में, कि लड़का अगर पढ़ेगा तो परिवार चलाएगा और अगर लड़की पढ़ेगी तो उसका इन्हें फ़ायदा नहीं होगा। आप याद रखिए कि लड़की जिस घर में भी जाएगी वो इसी समाज का हिस्सा होगी।
इसलिए आपका उसे पढ़ाना बेहद ज़रूरी है ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। इसके अलावा महिला राजनेताओं की भूमिका भी इसमें अहम हो जाती है कि कम से कम वो अपनी विधानसभा में ये प्रण लें कि उनके क्षेत्र में कोई भी बच्ची इस शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं हो पाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक किताब का जिक्र भी यहाँ पर करना चाहूँगा। दिवा स्वप्न गिजूभाई बधेका की एक किताब है। दिवा स्वप्न यानी कि दिन में देखा गया सपना। गिजूभाई गुजरात के एक बहुत बड़े शिक्षाविद हुए हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या करने की ज़रूरत है तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से बच्चों को आपको तैयार करना है। केवल उनको साक्षर ना बनाएं बल्कि उनको शिक्षित करें ताकि वो इस समाज में एक अग्रणी भूमिका अदा कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं हमारी बात आप तक पहुंच चुकी होगी और आप भी अब इस मुद्दे को लेकर के कोई प्रयास ज़रूर करेंगे। इसके अलावा आपके आसपास अगर ऐसी कोई भूमिका आपको दिखाई देती है या कोई भी तस्वीर ऐसी नज़र आती है तो उसे हमसे साझा ज़रूर करें। हमें अगर मौका मिला तो हम अपने कार्यक्रम में भी उसको स्थान ज़रूर देंगे। इस विशेष पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।